नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आज हम जनहित में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना की। जब ये योजना लाई गई तो एक उद्देश्य था, एक मंशा थी सरकार की, जो गरीब गुरगा है, गरीब व्यक्ति है, गरीब जनता है, उसके सर पर छत उसे नसीब हो। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? क्योंकि कई जगह से अलग अलग मामले लगातार आते रहते हैं कि जो पात्र है पीएम आवास योजना का उसे घर नहीं मिलता है और जो पात्र नहीं उसको घर मिल जाता है। हालांकि ऐसा हम नहीं कहेंगे कि जो पात्र को नहीं मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे पात्र लोग हैं उनको योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन कई सारे अपात्र लोगों को इसका लाभ कैसे मिल जाता है, इसके पीछे कौन से वो लोग हैं और आखिर ये कब रुकेगा, इसी पर आज जनहित में बात करेंगे। यूपी में शायद ही कोई ऐसा गांव, शहर, कस्बा हो जहां पीएम आवास में घपलेबाजी ना की गई हो। इस तरह के मामले या तो किसी सियासी रंजिश में सामने आते हैं या फिर रिश्वत के चक्कर में पात्र को अपात्र और अपात्र को पात्र बना दिया जाता है। सीतापुर में एक ऐसा गांव है जहां महेश्वरी को बना दिया गया राजकुमारी और दे दिया गया प्रधानमंत्री आवास। वहीं गरीब लाभार्थी अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, जबकि ग्राम प्रधान सहित जिम्मेदार मामले को दबाने में जुटे हैं। तो जो ग्राम प्रधान, जिसकी जिम्मेदारी होती है अपने क्षेत्र इलाके के लोगों के लिए मदद करना, जो योजनाएं आती हैं सबसे ज्यादा जानकारी वहां के प्रधान को होती है, लेकिन प्रधान खुद यहां पर मिली भगत का मामला सामने आ रहा है। मामला सीतापुर विकासखंड खैराबाद क्षेत्र के टिकरिया गांव का है, जहां पर गांव के निवासी पात्र गरीब लाभार्थी राजकुमारी पत्नी राजकुमार के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नाम दर्ज था। चुनावी रंजिश के चलते ग्राम प्रधान सहित जिम्मेदारों ने गरीब द्वारा पैसे ना दे पाने के कारण महेश्वरी पत्नी जो है राजकुमार के आधार कार्ड को एडिट कराने के बाद राजकुमारी बना दिया और खाता खुलवाकर ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान ने राजकुमारी का आवास महेश्वरी को दे दिया। पीड़ित गरीब लाभार्थी द्वारा प्रधान पर 20,000 रुपये की मांग करने का भी आरोप है। अब देखने वाली बात है कि ये वाकई जिम्मेदार सक्षम अधिकारी मामले को संज्ञान में लेकर ऐसे लोगों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करते हैं या नहीं। आज हम इसी पर बात करेंगे। सीतापुर में ग्राम पंचायत अधिकारी की मिलीभगत से गरीबों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसमें रह रहे हैं कम से कम ना तो हो गए 20-25 साल। 20-25 साल। हाँ। अच्छा, आवास मिला आपको? नहीं मिला। आवास सूची में नाम था? है। फिर क्या समस्या रही? समस्या का हमारी आवास आई तो कहते पैसे दो, तो हम कहें हम तो ऑपरेशन कराए हैं। कौन पैसा मांग रहा था? प्रधान मांग रहे थे। क्या नाम प्रधान का? राजेंद्र प्रधान। अच्छा, कितने पैसे मांग रहे थे? 20,000 रुपया कहते हैं पहले दे दो हमको नगद। तो हम कहें 10,000 रुपये हम पहले दे सकते हैं और 10,000 पहली किस्त आ रहे हैं तब हम दे देंगे। फिर कहा जो पूरे नहीं दोगे 20,000 रुपये तो हम राजकुमारी की आवास महेश्वरी को दे देंगे। अच्छा। हाँ, तो हम कहें दे दीजिए। तो फिर हमने फिर कार्रवाई की, पहले ब्लॉक में दी बीडीओ साहब को, ठीक है, फिर डीएम साहब वहाँ दिया। नहीं, ये प्रकरण तो संज्ञान में है। इसकी जो कमेटी बना करके जांच कराई जाएगी, जो यथार्थ फैक्ट हो गए उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। किसी को गलत आवास नहीं दिया जाए, इस कारण से उस खाते पर वर्तमान में होल्ड लगा दी गई है। उसके पहली किस्त उसके खाते में जा चुकी है। हाँ, तो तभी तो होल्ड लगाई गई है कि गलत खाते में पैसा न जाने पाए। तो जांच जैसे आएगी, जो यथार्थ होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। साहब ने सुना कि कार्रवाई की जाएगी, जांच होगी। ऐसे पहले भी कई सारे मामले हैं जो जांच की बात की गई है, लेकिन जांच के नाम पर होता कुछ नहीं है। और आपको बता दें, ऐसे कई सारे मामले लगातार आते रहते हैं, हम लगातार दिखाते रहते हैं। इसी पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे हमारे साथ, और हमारे साथ जो हमारे संवाददाता हैं सीतापुर से, चूंकि मामला सीतापुर का आया इस बार, वो भी जुड़ेंगे। उससे पहले एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, उमेश जैन है मेरठ से। उमेश जी, अपनी बात आप कह सकते हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता कि उत्तर प्रदेश में सरकारी सिस्टम पूरी तरह से फेल है। यहाँ बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है और
और बिना गरीब आदमी का कोई काम नहीं होता। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता कि उत्तर प्रदेश में सरकारी सिस्टम बुरी तरह से फेल है। यहाँ पर कोई काम बिना पैसे के नहीं हो सकता। गरीब आदमी धक्के खाता रहता है, उसे मकान कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। और दूधा में सेटिंग है, वहाँ पर दलाल है, उन्हीं के माध्यम से मकान मिल पाता है, अदरवाइज नहीं तो आदमी धक्के खाता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए उमेश जी। तो लगातार टेलीफोन नंबर्स हमारे फ्लैश हो रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ विजय दुबे जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा मनोज यादव सपा प्रवक्ता हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मनोज जी से करेंगे। मनोज जी, आज संजोग है कि 6 साल भी सरकार के पूरे हो गए हैं और सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन लगातार ये कोई नया मामला नहीं, इसके पहले भी लगातार मामले आते रहे हैं। जो अपात्र है उसको योजना का लाभ बड़ी आसानी से मिल जाता है, और जो पात्र है उसको मिलता तो है, लेकिन उसमें भी उसको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, या बहुत किस्मत वाला है उसका नंबर आ जाता है, कुछ देना नहीं पड़ता और सब ठीक हो जाता है। कैसे देखते मनोज जी? देखिए, अभी एक हफ्ते पहले एक पत्र वायरल हुआ था। वो हमारे लखनऊ के बक्सी का तालाब विधानसभा के विधायक थे, भाजपा के। उन्होंने आरोप लगाया कि 22 या 27 करोड़ की सड़क जो बनी थी वो आज बनी और कल उधड़ गई, और रास्तों में बनी भी नहीं, छोड़ दी गई। तो पेमेंट पूरा हो गया, भुगतान हो गया, सब कुछ हो गया। ये एक उदाहरण है बीजेपी के कार्यों को करने का। अगर मैं मुख्यमंत्री जी की बात करूं, मैं एक्सप्रेसवे की बात करूं कि प्रधानमंत्री जी आते हैं, फीता काटते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, और वो एक हफ्ते के अंदर धंस जाता है, गाड़ी उसमें घुस जाती है। तो अगर आप बड़े लूपहोल्स देखेंगे तो इस सरकार के बड़े बड़े लूपहोल्स इतने बड़े हैं कि उसको कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता। और दुर्भाग्य इस बात का कि उस पर कोई जांच नहीं होती, उस पे किसी तरीके की भ्रष्टाचार की कोई कार्रवाई नहीं होती। अच्छा, जांच की बात तो सामने आती है मनोज जी, लेकिन जांच के बाद फिर क्या होता है? वो जांच पूरी होती है, जो जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई, ये सुनने में नहीं आता है। जब ज्यादा मामला मीडिया में आता है तो कहते हैं ठीक है, हमने कमेटी बनाई है, जांच होगी और जो जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई होगी। देखिए शैलेंद्र जी, जांच का कोई मतलब ही नहीं। अच्छा ये बताइए, आपके किसी विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग की जांच कौन कर रहा है? पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर कर रहे हैं। अच्छा, कमीशन कौन लेके गया? कमीशन कोई शैलेंद्र सिंह को थोड़ी नहीं मिला, ना मनोज यादव को मिला। वो तो वही इंजीनियर, वही अधिकारी सारा कमीशन खाते हैं। वो तो निष्पक्ष, एक कोई दूसरी एजेंसी जब जांच करती है किसी भ्रष्टाचार की या छोटे से बड़े मैटर की, तब वहां पे एजेंसियां निष्पक्ष रिपोर्ट दे पाती हैं। लेकिन चूंकि एक नई दिशा चल रही, नई हवा चल रही है कि सत्ता पक्ष के किसी भी घपले घोटाले की जांच नहीं होगी, तो ये इस पे तो कोई सवाल भी नहीं उठा सकता। भाई नहीं होगी तो नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी नहीं कराते तो मुख्यमंत्री जी भी नहीं कराते, और मुख्यमंत्री जी नहीं कराएंगे तो डीएम साहब भी नहीं कराएंगे, और डीएम साहब की बात करोगे तो तहसीलदार से लेके एसडीएम कोई नहीं कराने वाला, क्योंकि उनकी पार्टी में ही सर्टिफिकेट मिल जाता है। मैं बात करूंगा जो छोटे छोटे मामले हैं, वो पंचायत के मामले हों, वो तमाम सारे नगर निगमों के मामले हों, विधायकी के मामले हों, इन मामलों में इस सरकार में भ्रष्टाचार का पैमाना बढ़ा है। मैं ये नहीं कह रहा हमारी सरकार में बिल्कुल ईमानदारी से ये सारे अधिकारी काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे सारी सरकारों में भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट कर्मचारियों का एक बिल्कुल निश्चित तौर पे रहता है सिस्टम, लेकिन भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जाए, किस तरह भ्रष्टाचार को रोका जाए, बिल्कुल कम। देखिए, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता, लेकिन कम जरूर किया जा सकता है। सरकार अगर अच्छे से प्रयास करे, और अगर जीरो टॉलरेंस की अगर बात कर रहे हैं और ऐसे मामले सामने आ रहे हैं तो सवाल बनता है। आपके पास लौटेंगे, विजय दुबे जी के पास आएंगे, उससे पहले कॉलर मैसेज जुड़ गए हैं। प्रेम है चेन्नई से। प्रेम, अपनी बात आप कह सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, भ्रष्टाचार झूठा भाषण देने से नहीं हो सकता सर। आप ही दिखाते हैं टीवी पर, और दिन भर मीडिया दिखाती है कि यहाँ दूरबीन देखने से भ्रष्टाचारी नहीं मिलेंगे। तो आप बताइए सर क्या होगा? या तो फिर इनके ऊपर से सीबीआई को चेकिंग बैठा दी जाए। हमारे सीएम साहब जो है ये बोलते हैं, पीएम साहब ये बोलते हैं,
और हमारे गृह मंत्री साहब ये बोलते हैं और रक्षा मंत्री साहब भी ये बोलते हैं यूपी में कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, एकदम पाक सरकार है, एकदम पाक है। अभी भी वो कर्नाटक में बोल रहे हैं। मान लीजिए सर, सोचने की एक चीज है, फिर इस चीज का कैसे निदान होगा? निदान होगा सीबी, जैसे ईडी और सीबी और आईटी लगा रहे हैं और आदमियों पर लगा रहे हैं विपक्ष पर, ऐसे यहाँ पे दिखा दी जाए तो उसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आम जनता तो परेशान है ही, आम जनता को वोट लेने के लिए दिखाया जाता है। सर सिलेंडर को दिखाया जाए कि सिलेंडर मिले कि नहीं, घर मिला कि नहीं दिखाया जाए सर, जब पहुंचती है कि नहीं रकम ये दिखाया जाए, तो झूठा राशन पहुंच रहा है कि नहीं वो दिखाया जाए। तो इसकी तो सीबीआई इंक्वायरी करेगी। अगर सीबीआई भी नहीं कर सकती तो न्यायालय महोदय से कहा जाए कि सर ऐसी एक कमेटी बनाई जाए जिससे सर इन भ्रष्टाचारियों का उन्मूलन हो, इनका पकड़ाई में आए, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं करना चाहेगी सर जब तक उनको वोट मिलते रहेंगे और भारतवर्ष की जनता बेवकूफी में वोट देती रहेगी, क्योंकि मुफ्त की चीजें मिलती है वो सबको पसती है और सब बोलेंगे कि हमने उनका नमक खाया, उनको वोट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए। विजय दुबे जी का रुख कर लेते हैं। विजय दुबे जी, जैसा कि हमारे कॉलर भी कह रहे थे कि आप ईडी सीबीआई तो आप लगा रहे हैं, विपक्षी जो हैं उनके यहाँ छापे कर मरवा रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन असल समस्या है जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं का फायदा उसी पात्र को मिल रहा है जिसे मिलना चाहिए, उस तरफ ध्यान क्यों सरकार नहीं दे रही है? विजय जी, हम चाहेंगे अपने फोन को अनम्यूट कर लें आप। ठीक है, आवाज मिल रही मेरी आपको? चैलेंज जी सर। ऐसा है, आपके कॉलर ने एक बहुत बड़ी बात कह दी और वो बात जो है उसको हम लोगों को क्लैरिफाई करना चाहिए। ऐसा है कि वो ये कह रहे थे कि जो जिन लोगों ने लाभ दिया या उन्होंने दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया जिसका नमक खाया, तो जो हमारे कॉलर कह रहे हैं, हमें इस चीज ये उनको पता होना चाहिए कि ये जो है आपका ही टैक्स का पैसा है जो आपको बांट के दिया जा रहा है और आप नमक किसी और का नहीं खा रहे, अपना ही खा रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि किसी और हो सकता है उनका उद्देश्य, उनका कहने का ये मतलब हो कि सरकार की तरफ से कहा जाता है ना, भले वो टैक्स के पैसे, सरकार ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो जो पैसा है सरकार आप पर मेहरबानी कर रही है अगर उन योजनाओं का फायदा दे रही है। तो ये मेहरबानी वाला जो मामला है ना, ये बड़ा जो है लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। तो जो है पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि चाहे वो पीएम आवास दे रहे हो, चाहे वो मुफ्त का भोजन दे रहे हो या फिर कुछ और दे रहे हो, तो ये कहीं और से नहीं आ रहा, सब ये आपकी जेब का पैसा है और रिटर्न में आपने जिसको चुना है वो आपको दे रहा है। लेकिन यहाँ ये जो ग्रामीण आवास और पीएम आवास के खासतौर पर जो बात कही जा रही है ना, इसमें बड़ा ही घालमेल है। घालमेल इस प्रकार का मुझे लग रहा है कि एक तो भाई गांवों के लोग हैं, गांवों के लोग में बहुत सारे काफी लोगों के पास जो है जानकारियां एक सीमित होती हैं, बहुत सारे लोग बहुत गरीब तबके से आते हैं, बहुत आय के साधन नहीं है और उनके लिए जो वहाँ गांव के अधिकारी होते हैं, चाहे वो जिले में ग्राम पंचायत अधिकारी हो या जो और ब्लॉक लेवल के मामले हैं, तो ये दरअसल इन सारे लोगों को किसी न किसी स्तर पे चीट किया जा रहा है। अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूं तो वो गलत नहीं होगा। और इसकी जो जिम्मेदारी, जो जिला अधिकारी की जिम्मेदारी है, जो एक प्रशासनिक अधिकारी जिले का सारा ही कामकाज के लिए जिम्मेदार है, सरकार के ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले जो जांच वाली बात कही जा रही है वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि अल्टीमेटली जांच कौन कर रहा है। आपके कॉलर्स ये कह रहे हैं कि साहब जांच तो वही करते हैं या विभागीय लोग ही कर रहे हैं। तो इस जांच से अगर मान लीजिए कि नीचे वाले अधिकारी के ऊपर वाला अधिकारी जांच कर रहा है, तो वो एक बड़ी स्पष्ट सी बात है कि एक चैनल है, उस चैनल में दोनों ही एक दूसरे जुड़े हुए हैं, सहभागी हैं। तो अगर वहां आप सीनियर ही उसका जांच कर रहा है तो वो क्यों इस बात को बताएगा कि इसकी संभावना काफी हद तक रहती है। तो निश्चित तौर पे ईडी सीबीआई वाली बात जो लोग कह रहे हैं कि वन पार्टी पर लगा दी जाती है, तो एक फिल्ट्रेशन यहाँ भी जरूरी है कि जांच का एक सिस्टम निचले स्तर पे भी हो, क्योंकि सारा काम निचले स्तर पे होता है और उन लोगों को होता है। जैसे अभी मैं देख रहा था कि बहुत सारे अपात्रों को पात्र बना दिया गया और बहुत सारे पात्रों को जो है वहां पर अवसर ही नहीं मिला। तो ये चयन जो हो रहा है, अपात्रों को पात्र कैसे बना देते हैं, निश्चित तौर पे बिना अधिकारी के मिली भगत के अपात्र पात्र कैसे हो जाएंगे जिनको कि वो चीज दी जा सके। तो ये जो चीजें हैं इसका फिल्ट्रेशन, देखिए ये पूरा जो है मामला ये है कि भाई जो आज निचले स्तर पे एग्जीक्यूशन लेवल है, जहां की पैसा जाकर के डिस्पर्स होता है
और जहां कामकाज होना चाहिए, ये वहां की बहुत गंभीर गड़बड़ियां हैं। और अगर 6 साल की बात जैसे कही जा रही है, योगी सरकार ने दूसरे टर्म का भी 1 साल पूरा कर लिया और मैं आज बड़े बड़े विज्ञापन देख रहा, खुशहाल उत्तर प्रदेश। लेकिन आपकी खबर तो खुशहाल उत्तर प्रदेश के, शिकायती उत्तर प्रदेश और परेशान लोगों का उत्तर प्रदेश ये सब क्यों हो रहा है, जो कि निश्चित तौर पे बहुत निचले स्तर के मामले हैं ये। और मैं साफ बात कहना चाहता हूं, गांवों में काम नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, अपना जो भी उनका आसरा है वो उससे काम चलाते हैं, चाहे गाय पालते हो, भैंस पालते हो, या और फिर जिनके वाकई में कच्चे मकान हैं, घर पर छत नहीं है, उनको इस योजना का फायदा मिलना ही चाहिए, लेकिन वो बेचारे चक्कर लगाते लगाते परेशान होते हैं। और जो पात्र नहीं है वो कोई ऐसी सेटिंग बनाते हैं कि उनको फायदा मिल जाता है। हमारे साथ बीजेपी से भी जुड़ेंगे मेहमान नेता, उनसे जानेंगे कि आखिर जब सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करे तो जीरो टॉलरेंस जमीन पर नजर क्यों नहीं आ रहा। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। गरीब व्यक्ति के सिर पर छत हो, हालांकि बहुत सारे लोगों को घर मिल रहा है, लेकिन ऐसे तमाम लोगों का जो पात्र नहीं है उनको घर कैसे मिल जाता है, ये बड़ा सवाल है। अब पात्रों को कैसे आवास योजना का फायदा मिल रहा है और जो पात्र है वो चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। लगातार ऐसे मामले आते रहते हैं। ताज़ा मामला सीतापुर का आया है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। कई खास मेहमान बने हुए हैं, नीचे टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ विजय भुर्जी जुड़ गए, बीजेपी नेता हैं। सर स्वागत है आपका। अबरार अली भी जुड़ गए हैं, संवाददाता सीतापुर से हैं, उनके पास भी आएंगे। उससे पहले कॉलर जुड़ गए कानपुर से, गिरीश शुक्ला है। गिरीश जी, अपनी बात आप कह सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी का जो स्थिति देश में बन गई है, उसके कारण सारा भ्रष्टाचार है, सारी परेशानी और सारे दुख दर्द हैं। अब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी हो नहीं सकता, क्योंकि कैसी जो स्कीमें हमारी थी, कुटीर उद्योग की गांधीवादी योजनाएं जो थी, वो सब बंद हो गई और जमीनें खत्म हो गई। जमीनें बंटवारे में किसी के पास कुछ रह नहीं गई हैं। अब जनता की आमदनी को कराना, अच्छा, नेताओं को इस पे कोई ध्यान देना नहीं है, क्योंकि नेताओं ने अच्छी तरह समझ लिया है कि इस स्थिति में उन्हें फायदा उठाना है। फायदा ये उठाना है कि सुविधा के नाम पर तुम्हें योजना भेजेंगे। 35,000 रुपया तो खाली कचहरी में तहसीलदार के यहाँ खर्चा हो जाता है जब वो अप्लाई करते हैं। 1800 रुपया ले लेता है जो गाँव में लगाए गए कंप्यूटर चलाते हैं, वो लोग एप्लीकेशन बनाने के लिए लेते हैं। तो जिसके पास 30-35,000 रुपया देने को नहीं है, 1800 रुपया देने को नहीं है, उसे इस देश में कुछ मिलेगा नहीं, केवल वो दिखावा है। अब इंतजार आप करो व्यवस्था परिवर्तन का। ये लोकतंत्र की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हिंदुस्तान में ईश्वर की कृपा से कब होगा, तभी आप ईमानदारी की बात करो और तभी हो पाएगा। अन्यथा अब इस स्थिति में देश में कोई सुधार हो नहीं सकता है। रोज रोज भ्रष्टाचार की बातें करके अगर लोगों का विश्वास व्यवस्था से उठ गया तो ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए इसकी बातें ही बंद कर देनी चाहिए। आप बिल्कुल इसको सुधार ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल, जो करप्शन पर अंकुश लगना बहुत जरूरी है, उसे कम होना बेहद जरूरी है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, इरशाद खान हैं फतेहपुर से। इरशाद भाई, अपनी बात आप कह सकते हैं। इरशाद खान, आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपनी बात आप कह सकते हैं। शायद संपर्क टूट गया, वापस कोशिश करेंगे। और लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। सीधा रुख विजय भुर्जी जी के करेंगे, बीजेपी नेता है। विजय भुर्जी जी, आज सरकार के 6 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाई। आपको भी। और सरकार लगातार ये कहती रहती है कि जीरो टॉलरेंस पर सरकार काम कर रही है। जो योजनाएं हैं उसका लाभ जो पात्र को मिलना चाहिए उसको मिलने में बड़ी समस्याएं आती है। लगातार हम मामले देखते रहते हैं कि बिना पैसे दिए उसको फायदा नहीं मिलता है और जो पात्र उसको आसानी से फायदा मिल जाता है। लगातार पीएम आवास योजना के मामले सामने आ रहे हैं। एक और ताजा मामला सीतापुर का, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, एक बार तो राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपया चलता है 15 पैसे पहुंचता है। हमने डिजिटल ट्रांसफर के माध्यम से, बैंकिंग लेन देन के माध्यम से लाभार्थी खाते में सीधा पैसा जाता है, तो भ्रष्टाचार का कोई इशू नहीं है। और अपवाद के तौर पे कहीं एक आध लोग, क्योंकि एक लोगों की माइंडसेट है कि जब तक हम पैसा नहीं देंगे तब तक हमको किसी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसे माइंडसेट के लोगों से, सर ये हम नहीं कह रहे हैं, एक रिपोर्ट है, बहुत सारे ऐसे मामले जहां पर जिसके अकाउंट में पैसा आना चाहिए उसके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहा है। अभी एटा का मामला सामने आया था
इसके पहले अगर सलीम नाम का जो व्यक्ति है जिसने फॉर्म भरा, जिसका नाम आ गया प्रधानमंत्री आवास योजना में, उस सलीम के अकाउंट में पैसा नहीं आया, दूसरे सलीम के अकाउंट में पैसा आ गया। मतलब जो अधिकारी है, कर्मचारी इस स्तर पर काम कर रहे हैं कि मिलते जुलते नाम अगर हैं तो मिलते जुलते नामों का फायदा उठाकर अपनी जेब गर्म कर रहे हैं और जो पात्र है उसको फायदा पहुंचा रहे हैं। कोई एक मामला नहीं है विजय जी। नहीं, इसमें आपको थोड़ा सा कम जानकारी है। जो सलीम की आप बात कर रहे हैं, देखिए इसमें हमारे ये पोर्टल पे ऑनलाइन जनसेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन किया जाता है और उसका शुल्क निर्धारित है। वो 50 रुपया जनसेवा केंद्र वाले लेते हैं और फार्म उसका भरवा देते हैं। सर ये जानकारी हमें भी है, आप कह रहे हैं हमें कम जानकारी, में सारी जानकारी किस तरह से फॉर्म भरा जाता है और नाम लाने के लिए किस तरह से जेब गर्म करी जाती है। आप मनोज जी कुछ कहना चाहते हैं? मनोज जी ज्यादा बेहतर जवाब देंगे आपको। मनोज जी। नहीं, ये मनोज जी, विजय जी कह रहे हैं कि प्रोसेस है, सब कुछ साफ सुथरा है, जो पात्र है उसी के अकाउंट में पैसा जा रहा है। देखिए ये एक नया लाइन सेट कर लिया, एक राजीव गांधी जी वाली लाइन की 1 रुपया चलता है और 15 पैसे पहुंचता है। ये बीजेपी का प्रधानमंत्री भी बोलेंगे और बीजेपी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता भी यही बात बोलेंगे, बड़ी बात नहीं। लेकिन इस बात को कहे हुए 4 दशक बीत रहे हैं, लगभग 4 दशक, और बीजेपी वही गुजरे हुए गए हुए सांप की लकीर को पीट रही है। 55 लाख महिलाओं को पेंशन समाजवादी पार्टी देती थी ऑनलाइन, 55 लाख। ये डेटा मेरे ख्याल से छोटा डेटा नहीं है बीजेपी के लिए, लेकिन बीजेपी चूंकि बड़बोलापन जो आदत में आ गया है वो टीवी पे बोलेगी जरूर। और जो मैंने पहले बात कही थी, जो सरकार एक्सेप्ट नहीं करती है चीजें, उस सरकार को दुनिया की कोई ताकत एक्सेप्ट करके भ्रष्टाचार को खत्म करने की शक्ति नहीं प्रदान कर सकती। देखिए विजय गुर्जी जी क्या कह रहे हैं, ना ऐसा होता ही नहीं हमारे यहाँ। जब प्रधानमंत्री बात वही कहते हैं, मुख्यमंत्री बात वही कहते हैं, मंत्री भी वही बात कहते हैं, तो विजय गुर्जी की मजबूरी है यही बात कहने की, भ्रष्टाचार तो ही नहीं। और जब ये बात बैठा हुआ वीडियो सुनता है, डीडीओ सुनता है, सीडीओ सुनता है, तो उसको कितना आत्मबल मिलता होगा, आप कल्पना कर सकते हैं सलेम जी। अरे ठीक है, विजय गुर्जी कोई होंगे बीजेपी नेता, आएंगे टीवी डिबेट में कहेंगे ना हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होता। उनके लिए कितना स्पेस छोड़ देती है सरकार। अगर यही विजय ताकत, एक सेकंड रुक जाइए, यही विजय गुर्जी, यही योगी आदित्यनाथ जी, जब विभागीय मंत्री एक ताकतवर बयान दे दे कि जो भ्रष्टाचारी पकड़ा जाएगा उसके घर बुलडोजर चलेगा, लेकिन नो कमेंट, मुंह में दही जम जाता है। अब पता नहीं क्यों दही जम जाता है, कमीशन का परसेंटेज हाई है कि पूरा आधा वहीं चला जाता है बीजेपी कार्यालय। अरे श्रीमान जी, ठीक है, विजय जी के पास आएंगे, जवाब लेंगे। उसके अलावा अबरार हमारे साथ बने, उससे जानेंगे आखिर पूरा मामला क्या है सीतापुर का, एक बार फिर से दर्शकों को बताएंगे। उससे पहले एक ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनहित, और जनहित में हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की। पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को। उससे पहले आपको सीधे चंडीगढ़ ले चलते हैं, जहां हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर को आप सुन रहे थे। वापस जनहित में हम आएंगे, हम बात कर रहे हैं पीएम आवास योजना के मामले की, जहां सीतापुर से मामला आया है, जहां जो अपात्र है उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अबरार अली हैं, सीतापुर से संवाददाता हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अबरार, एक बार हम चाहेंगे हमारे जो मेहमान हैं और जो दर्शक हैं वो भी एक बार समझ सके आखिर पूरा मामला ये है क्या। अबरार। मैं चाहूंगा सीतापुर के ब्लॉक खैराबाद क्षेत्र के टिकरिया गांव का मामला है, जहां पर एक जो परिवार था, गरीब परिवार है, रहने को मजबूर है, लेकिन उसको जो नाम का आवास भी मिला, लेकिन उसी नाम के दूसरे व्यक्ति की महिला का आधार कार्ड संशोधित कराकर और उसे दूसरे को पात्र बना दिया गया, जबकि उसका पहले से मकान पक्का बना हुआ है। लेकिन जो गरीब था उसको नहीं दिया गया, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने पैसे नहीं दे पाया था, क्योंकि जो अपात्र था उसका जो वाइफ का नाम था वो नाम बदलकर और दूसरे संशोधित कराकर उसके खाते में पैसा भी डाल दिया गया। जिसके बाद अधिकारियों तक जब बात पहुंची और शिकायत की गई तो उसके बाद उस खाते पर होल्ड लगा दिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो रंजिश है या सिक्योरिटी है या पंचायत मित्र है, इनकी मिलीभगत के चलते जो गरीब पात्र है, बिल्कुल जिनकी जिम्मेदारी है कि जो पात्र है उनको ढूंढे, उनको फायदा पहुंचाए, लेकिन वो खुद ही गलत चीजों में शामिल हैं। अबरार आपके पास लौटेंगे, विजय भुर्जी जी के पास आएंगे। उससे पहले कॉलर जुड़ गए हैं, बीएम सिंह हैं,
प्रयागराज से बीएम सिंह जी, अपनी बात आप कह सकते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं बीएम सिंह बोल रहा हूँ प्रयागराज इलाहाबाद जी। सर जी, क्या ये जो पात्र और अपात्र जब बनने के बाद घोषित होते हैं तो क्या ये कर्मचारी बिल्कुल आंख मूंद करके बैठ करके बना देते हैं लिस्ट है? जो आदमी एक आशा के साथ जो है कोई पा जाता है घर या कोई जमीन और उसको जब सब कुछ तैयार कर देता है तो उसके बाद उसको क्यों गिरवा दिया जाता है? ये तो सरकार को लेना चाहिए ना, कर्मचारियों को अच्छे से जो है इनको लेना चाहिए रेंज में ना। शुक्रिया आपकी राय के लिए। वापस जनहित में हम आएंगे। विजय भुर्जी हमारे साथ बने हुए बीजेपी नेता हैं। विजय जी, जैसा कि अभी हमारे संवाददाता ने बताया कि जो पंचायत सचिव हैं, प्रधान, इनकी मिलीभगत सामने आ रही है। और अभी ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि राजीव गांधी ने कहा था 1 रुपया पहुंचता था, पहुंचते पहुंचते वो पैसा जो है वो 10 पैसा 15 पैसा मिलता था लोगों को। जो तब हुआ क्या वो अभी भी होगा? और उस वक्त टेक्नोलॉजी जो थी वो ऐसी नहीं थी। आपने बहुत अच्छे काम किए, जनधन खाते खुलवाए, लोगों के अकाउंट्स खुल गए, उसका फ़ायदा आज मिल रहा है, जो राशि सीधे लोगों के अकाउंट में पहुंच रही है। लेकिन जो पैसे एलिजिबल के पास पहुंचने चाहिए वो पहुंच रहा है दूसरों के पास, क्या वो सही है? और अगर ऐसा होता है, सरकार इस पर काम क्या करती है? जांच कराने की बात आती है तो जांच के नाम पर कुछ नहीं होता है। क्या एक स्वतंत्र बॉडी नहीं बनानी चाहिए ऐसे मामलों की जांच करने के लिए? सरकार को गंभीर नहीं होना चाहिए? या फिर विपक्ष की है कि जो विपक्षी नेता हैं उनके यहाँ सिर्फ जांच चलती रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जांच एजेंसियां पहले से सक्षम है, पर्याप्त हैं। और ये सरकारी स्तर पे कोई भ्रष्टाचार नहीं है। पैसा पूरा गया, ऐसा पैसा कम की शिकायत नहीं है। शिकायत है कि पैसा दूसरे खाते में गया, तो जो सचिव वगैरह हैं ये इन्होंने खाता जो है दूसरे को लगा दिया। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी गलती है। लेकिन इसको सरकार के भ्रष्टाचार जोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। और जो उन्होंने गलती की उनके नहीं सर, अगर देखिए इतना कार्रवाई होगी। इतना आसान तो है नहीं कि सचिव चाहेगा, प्रधान चाहेगा, हो जाएगा। जब तक अधिकारी कर्मचारी जहां बैठे हैं उनके पास तो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, डाटा होगा, उनको तो वेरीफाई करना होगा ना कि हम किसको पैसा भेज रहे हैं। और सरकार के अधीन अगर कोई काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो सवाल किससे पूछे जाएंगे? जो ऑनलाइन फार्म भरा जाता है उसमें जो है लाभार्थी को ही अपना बैंक खाता देना होता है। अच्छा जी। ये बहुत निचले स्तर पे खाता है, किसी और का लगा दिया और पैसा उसके खाते में चला गया। जहाँ तक हमारे मित्र वेरिफिकेशन क्या अधिकारी कर्मचारी पता करने नहीं जाते हैं पात्र के पास? ऑनलाइन फॉर्म तो फिल करते हैं, तो क्या पता करके नहीं जाते हैं जिसने फॉर्म भरा है, जो व्यक्ति है वो कौन है? नहीं, फार्म इतना आसान कैसे हो सकता है? आप देखिए, मनोज जी कुछ कहना चाहते हैं। मनोज जी पहले अपनी बात जी, अपनी बात कम से कम पूरी कीजिए जी। ये कैसे पता चलेगा कि जो खाता लगा है वो कोई दूसरे सलीम का है? ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। ये केवल जो जनसेवा केंद्र वाला व्यक्ति रहा होगा, निश्चित रूप से उसने उनका खाता बदल करके दूसरे का फार्म भर दिया। अच्छा, दूसरा खाता लगा दिया। सर्वे तो व्यक्ति का होता है ना, व्यक्ति को तो वो मान ही रहे, सरकार मान रही है, अधिकारी मान रहे, गलत हुआ तभी तो उस खाते को होल्ड कराया गया। अभी हमारे समाजवादी मित्र कह रहे थे 55 लाख महिलाओं पे पेंशन आ रहे हैं, हम 1 करोड़ दे रहे हैं। आप डाटा उठा के देखिए, आप जो 55 लाख पे इतरा रहे हैं, हम 1 करोड़ दे रहे हैं और सीधा का सीधा उनके खातों में जा रहा है। और आपके यहाँ तो कैसे पेंशन मिलती थी सबको पता है, जिनके पास। ठीक है, जवाब ले लेंगे, विजय जी के पास आएंगे, उससे पहले मनोज जी से जवाब ले लेते हैं। मनोज जी वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जिसका नाम फिल किया गया है और जो केंद्र बनाए गए हैं कंप्यूटराइज जगह जगह, उनकी गलती है। और यहाँ पे वेरिफिकेशन के सर्वे के नाम पर ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या नहीं, जो सर्वे करने जाता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जिसके खाते में पैसा जा रहा है, जो एलिजिबल है, उसके अकाउंट में पैसा जाए? या ये कहें कि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, वो पाक साफ है? देखिए, कोई भी डिटेल तो संबंधित अधिकारी को चेक करने की आवश्यकता नहीं। वो सब राम राज्य में बिल्कुल क्लियर सही होगा, ऐसा मान के, ऐसा एज्यूम करके ही वो अधिकारी काम कर रहे हैं। तो गलत कोई करता ही। लेकिन जिस विधायक ने चिट्ठी लिखी है, शुक्ला जी ने, लखनऊ का मामला है और विजय भुर्जी को बड़े अच्छे से पता होगा, वो क्यों लिखी 27 करोड़ की सड़क आधा रास्ते बनी ही नहीं? वो पैसे कहाँ गया भैया? किस लिए नहीं बनी? अरे आपके यहाँ तो बिना बने भुगतान होता, हमारे विधायक चिट्ठी लिख के भ्रष्टाचार पे रोक लगाते हैं।
नहीं देखिए, एक बात बताएं, आप हमसे कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? आप पूरी दुनिया के सबसे बेहतर ईमानदार सर दूसरा कार्यकाल बीजेपी का चल रहा है, समाजवादी पार्टी 17 तक थी और 17 के बाद लगातार आप सवाल आपसे पूछे जाएंगे। फिलहाल आप दोनों को रोकेंगे। कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, अपनी बात आप कह सकते हैं। चौहान साहब नमस्ते। नमस्कार सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो है मैंने देखा है कि शासन और प्रशासन की सतर्कता के कारण एक अपराध, मैं इसको अपराध की श्रेणी में मानता हूँ, एक अपराध को रोक दिया गया। ये शासन प्रशासन की काबिलियत है और उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन इसके लिए बधाई का पात्र है। परंतु चौहान साहब, मैं छोटी सी बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। आज मैंने देखा कि श्री राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी जी कर करके संबोधित कर रहे थे, जबकि उनके बयान देखिए, जब वो एमपी थे तो वो कहते थे कि नरेंद्र मोदी को डंडे पड़ेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब एक एमपी के हाथ से उसकी एमपीशिप चली जाती है, जो अंग वस्त्र उसके गले में होता है एमपी का, वो जब छूट जाता है तो नेता की क्या हालत होती है, वो आज देख करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, प्रदीप हैं कानपुर देहात से। प्रदीप जी, अपनी बात कह सकते हैं। हेलो जी प्रदीप जी, अपनी राय आप दे सकते हैं। अभी विजय जी बता रहे थे, विजय जी बैठे हुए हैं, वो बता रहे थे कि ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है और तब पीएम आवास मिलता है। नहीं, पीएम आवास मिलने के पहले गाँवों में देखिए प्रधान जो होता है ना, प्रधान वो 20,000 रुपये उसके फिक्स होते हैं। तो 20,000 रुपये लेता है, आपकी कॉलोनी आएगी, गारंटी है। अगर आपने 20,000 रुपये दिए तो कॉलोनी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अगर आपने फॉर्म इधर दिया है तो वेरिफिकेशन के लिए सिक्योरिटी आता है। अगर आपने सिक्योरिटी को पैसे नहीं दिए 5,000, 20,000 अगर देंगे तो 15,000 प्रधान के, 5,000 सिक्योरिटी के। और अगर आपने नहीं दिए सिक्योरिटी को तो सिक्योरिटी वहीं से निरस्त कर देगा, क्योंकि प्रधान के अगर नहीं दादा कहीं ऑनलाइन किया तो पैसा नहीं आएगा। शुक्रिया आपकी राय के लिए। और जब जनता ये बात कह रही है, कानपुर देहात से प्रदीप थे, उनका कहना है कि रेट चल रहे हैं, प्रधान 20,000 मांग रहा है, 5,000 किसी को देने हैं, सर्वे के नाम पर पैसा लिया जाता है। सीधा रुख करेंगे विजय दुबे जी का। विजय दुबे जी, कैसा मानते हैं आप? क्या बड़ा आसान है, ऑनलाइन फॉर्म फिल किया, पैसा आपके अकाउंट में आ गया, और जो सर्वे करने आए वो कोई पैसा आपसे नहीं लेगा, फ्री में सर्वे कर जाएगा? लग रहा है जो लोगों की बातें हैं वो बात स्पष्ट कही जा रही हैं। और देखिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जिसका काम है, जैसे अभी सचिव की बात कही गई, तो सचिव वेरीफाई करेगा ना, उसके बाद ही तो प्रोसेस करेगा। तो डॉक्यूमेंट कुछ भी भर दिया गया हो, लेकिन वेरिफिकेशन कौन करेगा? वो एक सरकारी अधिकारी जो भी है वहां का लोकल स्तर का, वही कर रहा है। तो अब ये बात, जब आप प्रदीप जी जिनका फोन आया हुआ था, वो साफ कह रहे हैं इस बात को। और अगर ये बात जैसे कि ऑनलाइन वाली कह दी जा रही है, भाई ऑनलाइन एक सिस्टम है, उसके तहत आप अप्लाई करते हैं, लेकिन आगे का जो डॉक्यूमेंटेशन है, वेरिफिकेशन है, वो कौन करता है? वो तो जो सरकारी अधिकारी वही कर रहे हैं ना। तो ऑनलाइन कह के वो जो है चीजों से, प्रक्रिया से मुंह मोड़ लेना, उसको सिरोधार, मतलब जो हो रहा है उसको चेक नहीं करना, या उसको लोगों तक आप भ्रमित करने का काम क्यों करते हैं भाई? अगर सत्ता में है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप सही बात, जानकारी लोगों तक नहीं देंगे और सही बात नहीं करेंगे। इसका देखिए, ये लोगों के साथ सीधा ब्लैकमेल, धोखा, जो भी कह लीजिए, सबका इस्तेमाल कर लीजिए। और पीएम आवास की जो उनका लक्ष्य है, वो लक्ष्य से बिल्कुल टारगेट से भटक रहे हैं और भटक जाएंगे अगर ये सिस्टम रहा तो। चेक नहीं किया तो अब जो सरकार इतना क्लेम कर रही है, चाहे वो 6 साल की बात करें, चाहे 8 साल की बात करें, अगर राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं, तो ये सब लोगों को जो गुजरेंगे इस दौर से, उनके दिलो दिमाग पे इन सरकारों की छवि जो बन रही है, वो छवि कोई पॉजिटिव नहीं है, वो एक निगेटिव इम्पैक्ट है। और वो आपको वोट और जो दिल की आह है, जो गरीब है, उसकी तो आह निकलती है। तो आप जो है छलावा करके लोगों को नहीं बहुत समय तक भ्रम में रख सकते। और ये राजनीतिक दलों को समझना चाहिए, उन राजनेताओं को भी समझना चाहिए जो कोरी बात करके सोच रहे हैं कि भाई सामने वाला जो है वो समझता नहीं है। ये तो गांव के लोग हैं, मतलब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बहुत ठेठ लोग हैं, जमीनी चीजों को जानते हैं और आपको जमीनी जवाब देना भी जानते हैं। तो इसलिए जो योजनाओं का उद्देश्य है, एक बेहतर उद्देश्य चालू की गई है, उनको एग्जीक्यूशन सही करना चाहिए, होना चाहिए, मेरा यही कहना है और मानना भी है। और आप गरीबों की मदद करने के लिए अगर किसी से योजना चला रहे हैं तो करिए ना,
क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? बिल्कुल। और किसने रोका? योजना बहुत अच्छी है और ये इस योजना का फायदा भी बहुत सारे लोगों को मिला है, लेकिन क्या रीचेक करने की जरूरत नहीं है कि जिनको फायदा मिला है वो एलिजिबल हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, बहुत सारी संख्या हो सकती है कि जिनके पहले से पक्के मकान बने, उन्होंने 1-2 मंजिल और बना लिए हैं वहां से पैसे लेके, और प्रधान की भूमिका बहुत अहम हो जाती। मनोज जी कुछ कहना चाहते हैं? मनोज जी। देखिए, एक बड़ी बात कहूंगा, एक मकान का उदाहरण, 2 मकान का उदाहरण आया, लेकिन जैसा दर्शकों ने आपके आरोप लगाया और जो बात सच्चाई भी है, क्योंकि गांव से मैं भी बिलोंग करता हूं, सारी जमीनी हकीकत मालूम है। अगर प्रधानमंत्री आवास में, मान लेता हूँ 2 करोड़ के आसपास आवास प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, अगर 50 लाख का ही हम लोग डेटा एनालिसिस कर लेते हैं, और अगर 20,000 रुपए भी एक मकान पे भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो प्रधान की जेब में जा रहा है, चाहे सेक्रेटरी की जेब में जा रहा है, चाहे बीडीओ और चाहे सीडीओ, किसी की भी जेब में अगर वो पैसा जा रहा है, तो 50 लाख गुणे 20,000 कर लो, अमाउंट पता चल जाएगा कि कितने पैमाने पे है। मैंने 2 करोड़ की बात नहीं की, मैंने सिर्फ 50 लाख की बात की है जी। और हम कितने बड़ी आबादी में रह रहे हैं, 25 करोड़ आबादी में हम रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो उसका एक कितना बड़ा पैमाना है भ्रष्टाचार का, आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन चूंकि फिर वही बात मैं कहूंगा, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी की बात है, बीजेपी के प्रवक्ता नेता कहेगा कि भ्रष्टाचार होता नहीं हमारे यहाँ, मुख्यमंत्री कहेगा भ्रष्टाचार होता नहीं, प्रधानमंत्री कहेंगे भ्रष्टाचार होता नहीं, तो फिर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। और अभी देखिए दर्शक कितने अच्छे आए थे, दर्शक आपके रेगुलर दर्शक हरियाणा वाले। वही सवाल है मनोज जी की जो बात हम तक पहुंच रही है, आप तक पहुंच रही, मीडिया कोशिश भी कर रहा है, तो कि सरकार क्या अनभिज्ञ है, या सरकार को पता है उसके बाद भी कुछ नहीं कर रहे हैं, या सरकार की मंशा अच्छी है लेकिन अधिकारी नहीं चाहते हैं कि वो जाकर एक्शन लें कि 20,000, 15,000, 10,000 आखिर जो दिया जा रहा है किनको दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? शैलेंद्र जी, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। जैसे आप देख रहे हैं कि कभी, या विजय दुबे जी को पता होगा, जब कभी किसी स्टेट में कहीं पे किसी जनपद में कोई आपराधिक घटना होती थी, तो संबंधित थाना अध्यक्ष और सर्किल ऑफिसर पे त्वरित कार्रवाई हो जाती थी, वो सस्पेंड कर दिए जाते। लेकिन आपने देखा बीजेपी की सरकार में कितनी भी बड़ी घटना हो जाए, 2 पुलिस वाले मर जाए, 10 पुलिस वाले मर जाए, 10 आदमी की हत्या हो जाए, थाना इंचार्ज नहीं सस्पेंड होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस सरकार को उन्हीं पुलिस वालों से अवैध दोनों कामों को उन्हीं पुलिस वालों से करवाना। ठीक वही स्थिति प्रशासन में एसडीएम की है, तहसीलदार की है, लेखपाल की है, कि उसी को तो करना है ना, बुलडोजर लेके कौन जाएगा? और अगर अधिकारी तहसीलदार कह देगा ना साहब हम नहीं कर पाएंगे, ये अवैध है, तो फिर सरकार किससे बुलडोजर चलवाएगी? सरकार किसके साथ वो काम जो करवाना चाहती है, जो उसके मुफीद काम है, वो किससे करवाएगी? इसलिए एक पूरा ये सर्किल है, पूरा एक तंत्र है, और ये तंत्र के साथ सरकार चल रही है। नहीं, अधिकारियों कर्मचारियों पर कड़ा एक्शन ना होना भी सवाल खड़े करता है। आखिर वजह क्या है? अगर जब बातें सामने आती, जांच की बात आप करते हैं, या कि पहले कोई ठोस कार्रवाई एक्शन कर दिया जाए ताकि एक संदेश जाए बाकी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए कि जी। मनोज जी आएंगे, एक ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए। अब बारहवीं हमारे साथ बने हुए हैं, विजय दुबे जी के पास भी आएंगे, लौटेंगे बहुत जल्द, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप जनहित देख रहे हो। जनहित में बात करें पीएम आवास योजना में घोटाले की, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले आपको सीधे छत्तीसगढ़ के मुंगेली ले चलेंगे, जहां भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जो हैं वो भरोसे के सम्मेलन में क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। सुन रहे थे छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल को, जो भरोसे के सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, और जनहित में बात कर रहे थे पीएम आवास योजना से जुड़े घोटाले की जो सीतापुर में सामने आया है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल की जनहित में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।